22 सितंबर 2006 अमेरिका के आइडाहो राज्य के पोकाटेलो शहर में 16 साल की कैसी जो स्टोडार्ट अपने आंटी और अंकल के घर की देखभाल कर रही थी। वो दोनों शहर से बाहर गए हुए थे और उन्होंने अपने 3 बिल्लियों और 2 कुत्तों की देखभाल की जिम्मेदारी भी कैसी को सौंपी थी। अकेलापन दूर करने के लिए कैसी ने अपने बॉयफ्रेंड मैट को बुलाया। मैट ने अपने दोस्त टोरी को बुलाया और टोरी अपने साथ अपने एक और दोस्त ब्रायन को भी ले आया। चारों साथ बैठकर किल बिल फिल्म देख रहे थे, लेकिन फिल्म खत्म होने से पहले ही ब्रायन और टोरी ने कहा कि वो लोग सिनेमा में एक फिल्म देखने जा रहे हैं। कैसी ने उनसे अलविदा कहा और फिर मैट के साथ अपनी शाम बिताने लगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस रात उसके साथ क्या होने वाला है। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस हमले की प्लानिंग पहले से की गई थी और ये सब एक हॉलीवुड की हॉरर मूवी स्क्रीम से कॉपी किया गया था। इस वारदात को अंजाम देने वाले लोगों ने पहले ही ऐसे वीडियो रिकॉर्ड किए थे जिनमें वो अपनी प्लानिंग और फिल्मों में दिखाए जाने वाले डर को असली जिंदगी में दोहराने की अपनी चाहत के बारे में बात कर रहे थे। कैसी कि ये रात एक असली हॉरर फिल्म में बदलने वाली थी और पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा करने वाला था, क्या हर वो इंसान जिस पर हम भरोसा करते हैं सच में भरोसे के लायक होता है? नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। ब्रायन ली ड्रेपर और टोरी माइकल एडमेजिक का जन्म 1990 में हुआ था और उनके बीच सिर्फ कुछ महीनों का फर्क था। ब्रायन जब अपने परिवार के साथ यूटा से पोकाटेलो आइडाहो आया, तभी उसकी मुलाकात टोरी से हुई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि पोकाटेलो हाई स्कूल में जूनियर क्लास के दौरान वो अपना ज्यादातर समय साथ ही बिताने लगे। दोनों लड़के ज्यादा मिलनसार नहीं थे, वो अक्सर अपने आप में ही रहते थे और उनके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। लेकिन एक चीज थी जिसने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया और वो थी फिल्मों का शौक, खासकर हॉरर फिल्में। समय के साथ यही शौक उनकी दोस्ती की सबसे मजबूत कड़ी बन गया। एक दूसरे के अलावा अगर वो किसी के सबसे ज्यादा करीब थे तो वो थे कैसी जो स्टोडार्ट और उसका बॉयफ्रेंड मैथ्यू बेकहम। कैसी दोनों से बिल्कुल अलग थी। दिसंबर 1989 में जन्मी कैसी उस समय सिर्फ 16 साल की थी। वो मिलनसार थी, हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी और स्कूल में लगभग हर कोई उसे पसंद करता था। उसे म्यूजिक सुनना, ड्राइंग करना और पढ़ाई करना बहुत पसंद था। आगे चलकर वो कॉलेज जाकर लॉ की पढ़ाई करना चाहती थी। उसके टीचर्स और परिवार के लोग उसे एक जिम्मेदार और समझदार लड़की मानते थे। उसका छोटा भाई तो उसे अपना रोल मॉडल मानता था। पोकाटेलो में पली बड़ी कैसी बिल्कुल किसी भी आम टीनेजर की तरह अपनी पढ़ाई पर मेहनत करती थी और अपने बॉयफ्रेंड मैथ्यू बेकहम के साथ समय बिताना उसे अच्छा लगता था। मैथ्यू की दोस्ती टोरी से पिछले स्कूल ईयर में हुई थी, जबकि ब्रायन को वो क्लास 7 से जानता था। कुछ लोगों के मुताबिक ब्रायन और टोरी की दोस्ती कैसी से क्लास में मजाक मस्ती करते हुए हुई थी। धीरे धीरे चारों साथ समय बिताने लगे और अच्छे दोस्त बन गए। बाद में कुछ लोगों का मानना था कि शायद ब्रायन कैसी को पसंद करता था और उसे मैट और कैसी का रिश्ता अच्छा नहीं लगता था। ब्रायन और टोरी की दिलचस्पी सिर्फ हॉरर फिल्में देखने तक सीमित नहीं थी। दोनों को सीरियल किलर्स के बारे में जानने का अजीब सा शौक था, चाहे वो फिल्मों के किरदार हों या असली दुनिया के अपराधी। वहीं दोनों टेड बंडी, हिलसाइड स्ट्रैंगलर और जोडियक किलर जैसे बदनाम अपराधियों के बारे में पढ़ते रहते थे। ज्यादातर लोग जिन नामों से डरते हैं, ये दोनों उन्हीं लोगों को अलग नजर से देखते थे। वो भी चाहते थे कि एक दिन उन्हें भी उसी तरह की बदनामी और पहचान मिले। समय के साथ दोनों की बातें और भी डरावनी होती चली गईं। एक दूसरे को रोकने की बजाय वो एक दूसरे की हिंसक सोच को और बढ़ावा देते रहे। जो शुरुआत में सिर्फ अजीब सी बातें लगती थी, वो धीरे धीरे एक पक्के प्लान में बदल गई। आखिरकार दोनों ने तय कर लिया कि अब वो मिलकर अपना पहला मर्डर करेंगे। इस प्लान की तैयारी कई हफ्ते पहले ही शुरू हो चुकी थी। 31 अगस्त 2006 को टोरी ने अपने 18 साल के एक दोस्त से उसके लिए कुछ चाकू खरीदने को कहा। उसने बहाना बनाया कि वो चाकुओं का कलेक्शन शुरू करना चाहता है। दोस्त उनकी बात मान गया और दोनों को एक सेकंड हैंड सामान की दुकान लेकर गया। वहां टोरी ने ध्यान से एक चाकू चुना, जबकि ब्रायन ने अपने लिए 3 दूसरे चाकू खरीदे। बाहर से देखने पर यह बस एक आम खरीदारी लग रही थी, लेकिन चाकू खरीदना उनके प्लान का सिर्फ एक हिस्सा था। ब्रायन और टोरी चाहते थे कि उनके किए गए काम का हर कदम रिकॉर्ड हो, इसीलिए उन्होंने अपने वीडियो रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए, जिनमें वो अपने प्लान के बारे में बात करते थे।
ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी आने वाली घटना की अपनी ही डॉक्यूमेंट्री बना रहे हों। इन वीडियो में से कई आज भी पब्लिक के सामने नहीं आए हैं, लेकिन बाद में कोर्ट के रिकॉर्ड के जरिए उनमें कही गई कई बातें सामने आईं। इनमें से एक सबसे जरूरी वीडियो 21 सितंबर 2006 की शाम करीब 8 बजे रिकॉर्ड किया गया था। उस समय टोरी गाड़ी चला रहा था और ब्रायन पैसेंजर सीट पर बैठकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो में दोनों एक ऐसी लड़की की बात कर रहे थे जिसे वो अपना निशाना बनाने पर सोच रहे थे। वो बार बार कह रहे थे कि वो इतिहास बनाने वाले हैं। उन्हें पूरा भरोसा था कि पुलिस उन्हें रोक नहीं पाएगी। फिर उन्होंने एक लड़की के घर जाकर ये देखने की बात की कि क्या वो घर में अकेली है। अगर वो अकेली मिली तो वो उसे मार डालने वाले थे। उसी समय के आसपास रिकॉर्ड किए गए एक और वीडियो में भी दोनों हिंसा के बारे में बात करते रहे। उनका कहना था कि लोगों को मारने के खिलाफ कोई कानून नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी चीज को रोकने से इंसान का मन उसे करने का और ज्यादा करता है। लेकिन उनके आसपास किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कैमरे में कैद हो रही ये बातें सिर्फ कल्पना नहीं थी। ये उस मर्डर की पूरी तैयारी थी जिसे होने में अब सिर्फ कुछ घंटे बाकी थे। इसके बाद दोनों की बातचीत का रुख कैसी और मैट की तरफ मुड़ गया। उनका प्लान था कि वो दोनों कैसी के घर जाएंगे, किसी बहाने से मैट को घर के बाहर बुलाएंगे और फिर उसे मार देंगे। करीब 15 मिनट बाद उन्होंने एक और वीडियो रिकॉर्ड किया। इस बार उन्होंने साफ कर दिया कि अब उनका पहला निशाना कैसी होगी। उनका कहना था कि कैसी एक बड़े सुनसान और अंधेरे घर में अकेली होगी, इसलिए उनके हिसाब से इससे बेहतर मौका उन्हें नहीं मिल सकता था। इसके फौरन बाद रिकॉर्ड किए गए एक और वीडियो में दोनों एक दूसरी लड़की के बारे में भी बात करते हैं। उनका कहना था कि अगर वो लड़की घर में अकेली मिली तो पहले उसे मारेंगे और उसके बाद कैसी के घर जाएंगे। फिर दोनों इस बात पर चर्चा करने लगे कि वो अपने शिकारों को एक एक करके मारेंगे या सबको एक साथ। बातचीत के दौरान वो बार बार इस पूरी प्लानिंग को लेकर एक्साइटमेंट दिखा रहे थे और कहते रहे कि इससे उन्हें और भी ज्यादा मजा आने वाला है। हालांकि उस दिन उन्होंने अपने प्लान को अंजाम नहीं दिया। असली वारदात अगले दिन होनी थी। 22 सितंबर 2006 की सुबह स्कूल पहुंचने के बाद उन्होंने कैसी का एक वीडियो उसके लॉकर के पास रिकॉर्ड किया। दोपहर करीब 12 बजे दोनों ने अपनी चौथी क्लास छोड़ दी और कैंपस में बैठकर एक और वीडियो बनाया। इस वीडियो में वो अपने प्लान के बारे में बात कर रहे थे। उनका कहना था कि वो अभी भी कैसी के साथ आम तरीके से पेश आ रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वो जिंदा नहीं रहेगी क्योंकि उन्होंने अपने प्लान पर टिके रहने का फैसला कर लिया है। इस वीडियो के भी कुछ हिस्से सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट के जरिए ही सामने आए। रिकॉर्डिंग के दौरान दोनों अचानक चुप हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि शायद कोई उन्हें देख रहा है। उन्हें डर था कि कहीं कोई टीचर उनकी बातें न सुन ले। शक से बचने के लिए ब्रायन ने जानबूझकर पढ़ाई से जुड़ा सवाल जोर से बोलना शुरू कर दिया ताकि ऐसा लगे जैसे दोनों सिर्फ पढ़ाई कर रहे हों। कुछ देर बाद ब्रायन ने कहा कि अगर कोई भविष्य में ये वीडियो देख रहा है तो हो सकता है तब तक वो दोनों मर चुके हों। उसने उम्मीद जताई कि उनका पहला मर्डर सफल रहेगा और उसके बाद वो आगे भी ऐसा करते रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले वो करीब 10 बार किसी को निशाना बनाने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन हर बार उनका प्लान इसीलिए फेल हो गया क्योंकि उनका टारगेट कभी घर में अकेला नहीं मिला। इस बार उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका इंतजार खत्म होने वाला है। उसी दिन शाम को यानी शुक्रवार 22 सितंबर कैसी अपने आंटी और अंकल के घर पहुंची, जहां उसे पूरे वीकेंड घर और उनके 3 बिल्लियों और 2 कुत्तों की देखभाल करनी थी। घर काफी सुनसान जगह पर था, इसलिए उसके पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। ऐसे में जब मैट वहां पहुंचा तो कैसी को अच्छा लगा कि अब उसके पास साथ देने वाला कोई है। कुछ देर बाद ब्रायन और टोरी भी वहां पहुंच गए। फिल्म शुरू करने से पहले कैसी ने दोनों को पूरा घर घुमाकर दिखाया। उसने उन्हें हर कमरा दिखाया, यहां तक कि बेसमेंट भी। लेकिन कैसी को नहीं पता था कि बाद में ब्रायन और टोरी का यह कहना कि वो लोकल सिनेमा में फिल्म देखने जा रहे हैं पूरी तरह झूठ था। घर से निकलते समय दोनों ने जानबूझकर बेसमेंट का दरवाजा खुला छोड़ दिया ताकि बाद में बिना किसी को पता चले वापस अंदर आ सके। कुछ देर के लिए वो वहां से चले जरूर गए, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गए। उन्होंने अपनी गाड़ी उसी इलाके में थोड़ी दूरी पर खड़ी कर दी और वहीं इंतजार करने लगे। गाड़ी में बैठकर उन्होंने एक और वीडियो रिकॉर्ड किया। उन्होंने बताया कि अब उन्हें अपने ही 2 दोस्तों को मारना है,
वो मान रहे थे कि वो घबराए हुए हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे थे कि अब वो पूरी तरह तैयार हैं। रात करीब 9:50 पर रिकॉर्ड किए गए उसी वीडियो में उन्होंने बताया कि घर में छिपने की कई जगहें हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीछे के दरवाजे लॉक कर दिए गए हैं और अब उन्हें सिर्फ सही समय का इंतजार करना है। अपने प्लान के लिए दोनों ने खास कपड़े भी पहन रखे थे। उन्होंने गहरे रंग के कपड़े, ग्लव्स और सफेद मास्क पहने, जो साफ तौर पर स्क्रीम मूवी से इंस्पायर्ड था। जैसा उन्होंने पहले से तय किया था, दोनों उसी खुले छोड़े गए बेसमेंट के दरवाजे से दोबारा घर के अंदर घुस गए। लेकिन अंदर आते ही उन्होंने हमला नहीं किया। पहले वो कैसी और मैट को डराना चाहते थे। उस समय कैसी और मैट टीवी देख रहे थे। तभी उन्हें घर के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें ब्रायन और टोरी जानबूझकर कर रहे थे ताकि दोनों नीचे बेसमेंट में आ जाएं। बताया जाता है कि उन्होंने बेसमेंट की सीढ़ियों पर रखी 2 एस्ट्रे भी तोड़ दी थी। जब इसके बाद भी कैसी और मैट नीचे नहीं आए तो दोनों ने एक कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने घर का सर्किट ब्रेकर ढूंढ लिया और पूरे घर की बिजली बंद कर दी। हालांकि बिजली चले जाने के बाद कैसी और मैट घबरा तो गए, लेकिन फिर भी वो नीचे जाकर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए कि आखिर हो क्या रहा है। इसी दौरान कैसी के अंकल का एक कुत्ता बार बार बेचैन होकर बेसमेंट की तरफ देख रहा था। वो लगातार इधर उधर घूम रहा था, भौंक रहा था और गुर्रा भी रहा था। लेकिन कैसी और मैट को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस खतरे को वो कुत्ता महसूस कर रहा था वो कोई अनजान इंसान नहीं, बल्कि उनके अपने ही भरोसेमंद दोस्त थे। जब काफी देर तक कैसी और मैट की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई तो आखिरकार ब्रायन और टोरी ने घर की कुछ लाइट्स वापस ऑन कर दी। अब तक घर में हो रही अजीब आवाजें, अचानक चली गई बिजली और पूरे माहौल ने कैसी और मैट दोनों को अंदर तक डरा दिया था। दोनों खुद को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि शायद ये सब उनका वहम है, लेकिन सच ये था कि अब उनमें से कोई भी खुद को ठीक महसूस नहीं कर पा रहा था। घर का माहौल लगातार और भी डरावना होता जा रहा था। मैट नहीं चाहता था कि कैसी उस हालत में अकेली रह जाए। उसने अपनी माँ को फोन किया और पूछा कि क्या वो उस रात कैसी के साथ उसी घर में रुक सकता है, लेकिन उसकी माँ ने इसकी इजाजत नहीं दी। हालांकि उन्होंने फौरन एक दूसरा रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि कैसी चाहे तो उनके घर आ सकती है, रात वहीं आराम से गुजार सकती है और अगली सुबह वो खुद उसे उसके आंटी और अंकल के घर वापस छोड़ देंगी। कुछ पल के लिए कैसी के पास वहां से निकल जाने का मौका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने आंटी और अंकल से वादा किया था कि वो उनके घर, उनकी 3 बिल्लियों और 2 कुत्तों की देखभाल करेगी। इसलिए डर लगने के बावजूद उसने वहीं रुकने का फैसला किया। रात करीब 10:30 पर मैट की माँ उसे लेने वहां पहुंच गई। जैसे ही उनकी गाड़ी वहां से दूर चली गई, कैसी उस सुनसान घर में पूरी तरह अकेली रह गई। अब उसे पूरी रात अकेले ही बितानी थी। घर से निकलने के कुछ समय बाद मैट ने टोरी को फोन किया ताकि पता चल सके कि वो और ब्रायन कहाँ हैं। टोरी ने फोन तो उठा लिया, लेकिन उसकी आवाज कुछ अजीब सी लग रही थी। वो बहुत धीमे और फुसफुसाकर बात कर रहा था, जिससे मैट उसकी बात ठीक से सुन भी नहीं पा रहा था। हालांकि मैट ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि शायद दोनों सच में सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे हैं, इसलिए धीरे बोल रहे होंगे। उधर घर के अंदर ब्रायन और टोरी को पता चल चुका था कि मैट वहां से चला गया है। उन्होंने एक बार फिर घर की लाइटें बंद कर दी। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार कैसी आवाजों और अंधेरे से घबराकर बेसमेंट में आ जाएगी, जहां वो उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन ऐसा फिर भी नहीं हुआ। अब उनका सब्र खत्म हो चुका था। दोनों के हाथों में चाकू थे और वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद ब्रायन ने जानबूझकर पास में बने एक क्लोसेट का दरवाजा जोर से खोला और फिर बंद कर दिया ताकि कैसी डरकर वहां आ जाए। उस समय कैसी लिविंग रूम के सोफे पर लेटी हुई थी। तेज आवाज सुनकर वो उठी और ये देखने लगी कि आखिर हुआ क्या है। उसे लगा कि घर में कोई घुस आया है। उसने आवाज लगाई और कहा अगर कोई सामने आया तो वो उसे छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला। ब्रायन और टोरी अचानक उसके सामने आ गए और उस पर हमला कर दिया। उन्होंने कैसी पर करीब 30 बार चाकू से वार किए। बाद में जांच में पता चला कि उन वारों में से 12 ऐसे थे जिनमें से कोई भी अकेले उसकी जान लेने के लिए काफी था। कुछ ही पल में सब खत्म हो गया।
दोनों घर से भाग निकले और सबूत छिपाने के लिए एक सुनसान इलाके की तरफ गाड़ी लेकर निकल गए। उनके साथ मर्डर में इस्तेमाल किए गए हथियार और बाकी सामान भी था। रास्ते में उन्होंने एक और वीडियो रिकॉर्ड किया। उसमें दोनों खुलकर इस बात की चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने अभी अभी कैसी को मार दिया है। उनमें से एक ने बताया कि उसने कैसी के गले पर वार किया था और फिर उसे जमीन पर गिरते हुए देखा। दोनों इस बारे में बात कर रहे थे कि सब कुछ कितनी जल्दी हुआ और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ये सब सच ही नहीं था। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे को याद दिलाया कि अब उन्हें संभल कर रहना होगा और कोई ऐसी गलती नहीं करनी होगी जिससे वो पकड़े जाएं। इसके बाद दोनों ने फिल्म के टिकट खरीदे ताकि बाद में पुलिस को यह दिखा सके कि वारदात के समय वो सिनेमा में फिल्म देख रहे थे। फिर वो एक सुनसान जगह पर गए जहां उन्होंने अपने कपड़े और इस्तेमाल किए गए चाकुओं को एक बैग में डालकर आग लगा दी ताकि सबूत मिटाए जा सके। उधर मैट ने जाने से पहले कैसी से वादा किया था कि घर पहुंचकर वो उसे फोन करेगा। रात करीब 12:15 पर उसने कैसी को कॉल किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जैसे जैसे रात बीतती गई, मैट की बेचैनी बढ़ती गई। शनिवार सुबह तक उसने कैसी को करीब 15 बार और फोन किया, लेकिन हर बार कॉल का कोई जवाब नहीं मिला। उधर कैसी की मां भी लगातार उसे फोन और मैसेज कर रही थी, लेकिन कैसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि शनिवार शाम मैट टोरी और उसके परिवार के साथ ही समय बिता रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे जब उसके वही दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड की जान ले चुके थे। शुरुआत में मैट को लगा कि शायद कैसी घर के काम में बिजी होगी, इसलिए फोन नहीं उठा पा रही होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। आखिरकार उसने टोरी से कहा कि वो उसे व्हिस्परिंग क्लिफ्स वाले घर तक छोड़ दे, लेकिन टोरी ने यह कहकर मना कर दिया कि उसकी गाड़ी में वहां तक जाने लायक पेट्रोल नहीं है। मैट ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और उसी रात टोरी के घर रुक गया। रविवार कैसी की हाउस सिटिंग का आखिरी दिन था। दोपहर करीब 1:15 पर उसके आंटी और अंकल अपनी ट्रिप से वापस लौटे। घर पहुंचते ही उन्हें कुछ अजीब नजर आया। घर के कई दरवाजे खुले हुए थे और सीढ़ियों के पास टूटा हुआ कांच बिखरा पड़ा था, लेकिन जो मंजर ऊपर उनका इंतजार कर रहा था उसके लिए कोई भी तैयार नहीं हो सकता था। सबसे पहले परिवार की 13 साल की बेटी की नजर अपनी कजिन कैसी की लाश पर पड़ी। कुछ ही सेकंड बाद कैसी के अंकल जोर से चिल्लाए और घर में मौजूद लोगों से फौरन पुलिस को फोन करने को कहा। उन्होंने बताया कि उनके घर के फर्श पर एक लड़की की लाश पड़ी है। कैसी की बॉडी टीवी के सामने फर्श पर पड़ी थी। उसके सिर और बाएं पैर के पीछे काफी खून फैला हुआ था। उसके बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली लगभग पूरी तरह कट चुकी थी। तभी कैसी की मां और उसके सौतेले पिता वहां पहुंच गए। इस भयानक घटना ने पूरे छोटे से शहर को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने फौरन इस केस पर काम शुरू किया और जितनी जल्दी हो सके हथियारों तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी। शुरुआत से ही पुलिस की नजर ब्रायन और टोरी पर गई, क्योंकि कैसी को आखिरी बार जिंदा देखने वालों में वही दोनों शामिल थे। 24 सितंबर को पुलिस टोरी के घर पहुंची और उससे पूछताछ की। टोरी ने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बताया कि शुक्रवार रात वो और ब्रायन वहां से इसीलिए चले गए थे क्योंकि उन्हें लगा कि वहां कोई पार्टी नहीं होने वाली। लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछा कि वो लोग सिनेमा में कौन सी फिल्म देखने गए थे, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन पुलिस ब्रायन के घर पहुंची। पूछताछ शुरू होते ही ब्रायन रोने लगा और उसने भी लगभग वही कहानी दोहराई जो टोरी ने बताई थी। हालांकि उसने फिल्म का नाम पल्स बताया, लेकिन जब पुलिस ने उससे उस फिल्म की कहानी या उसमें क्या हुआ था इसके बारे में पूछा तो वो उसका भी कोई जवाब नहीं दे पाया। पुलिस को उस पर शक हुआ, इसलिए अगले दिन पोकाटेलो पुलिस डिपार्टमेंट में ब्रायन से दोबारा पूछताछ की गई। इस बार भी वो फिल्म की कहानी का एक भी हिस्सा नहीं बता सका। आखिरकार पुलिस ने उसे साफ कह दिया कि उन्हें यकीन नहीं है कि वो और टोरी उस रात सिनेमा गए थे। ये सुनते ही ब्रायन टूट गया। उसने मान लिया कि पुलिस सही कह रही है, लेकिन उसने दावा किया कि उस रात वो और टोरी फिल्म देखने नहीं गए थे, बल्कि अलग अलग गाड़ियों से सामान चुरा रहे थे। कुछ ही समय बाद ब्रायन के माता पिता ने पुलिस को उसके कमरे की तलाशी लेने की इजाजत दे दी। तलाशी के दौरान उसके बिस्तर के नीचे से चाकू रखने वाला कवर मिला। जब पुलिस ने उसके बारे में पूछा तो ब्रायन ने कहा कि वो उसका नहीं बल्कि उसके एक दोस्त का है। ब्रायन से तीसरी बार हुई पूछताछ में जाकर
इस केस ने आखिरकार एक बड़ा मोड़ लिया। इस बार उसने माना कि वारदात के समय वो वहां मौजूद था और उस रात क्या हुआ था उसके बारे में लगभग सब कुछ बता दिया। लेकिन उसने फिर भी खुद को कम दोषी दिखाने की कोशिश की। ब्रायन के मुताबिक जब उसने और टोरी ने कैसी को डराने के लिए ऊपर वाले क्लोसेट का दरवाजा जोर से बंद किया तो उसके फौरन बाद टोरी अचानक कैसी की तरफ दौड़ा और उस पर हमला कर दिया। ब्रायन का कहना था कि शुरुआत में उसे लगा था कि टोरी सिर्फ मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने कैसी के असली जख्म देखे तब उसे समझ आया कि मामला सच में बहुत आगे बढ़ चुका है। पहले तो ब्रायन बार बार यही कहता रहा कि उसने कैसी को छुआ तक नहीं और वो सिर्फ खड़ा होकर सब देख रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस उससे सवाल करती गई उसकी कहानी बदलने लगी। पुलिस ने उससे कहा कि हो सकता है उसने भी कैसी पर हमला इसीलिए किया हो क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो टोरी उसके खिलाफ हो सकता था। इस बार ब्रायन ने इस बात से इनकार नहीं किया। उसने माना कि टोरी लगातार उस पर दबाव डाल रहा था कि वो भी हमला करे। आखिरकार ब्रायन ने कबूल किया कि उसने कैसी के पैर पर एक बार चाकू से वार किया था। उसके मुताबिक टोरी बार बार कह रहा था कि अब कैसी को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। कबूलनामे के बाद ब्रायन पुलिस को उस जगह लेकर गया जहां उसने और टोरी ने वारदात से जुड़े सबूत फेंके थे। वो जगह थी ब्लैक रॉक कैनियन। वहां से पुलिस को कई जरूरी चीजें मिली। उन्हीं में एक खराब हो चुकी सोनी वीडियो टेप भी थी। काफी कोशिशों के बाद उस टेप को ठीक किया गया ताकि उसे चलाया जा सके। जब पुलिस ने उसे देखा तो वही टेप इस पूरे केस का सबसे मजबूत सबूत बन गई। उसमें वारदात से पहले की प्लानिंग और उसके आसपास हुई कई ऐसी बातें रिकॉर्ड थीं जिन्होंने पूरे केस की तस्वीर साफ कर दी। 27 सितंबर 2006 को टोरी को भी दूसरी बार पूछताछ के लिए पुलिस डिपार्टमेंट लाया गया। शुरुआत में उसने वही पुरानी कहानी दोहराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने साफ बता दिया कि अब उन्हें पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। पूछताछ के दौरान टोरी के पिता ने भी उससे पूछा कि क्या पुलिस जो कह रही है वो सच है। टोरी ने सिर हिलाकर हाँ कर दी। उसी दिन कैसी जो स्टोडार्ट की हत्या के सिर्फ 5 दिन बाद ब्रायन ड्रेपर और टोरी एडेमेजिक दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पर फर्स्ट डिग्री मर्डर और मर्डर की साजिश रचने का केस दर्ज किया गया। जब मामला कोर्ट पहुंचा तो दोनों के रिकॉर्ड किए गए वीडियो उनके खिलाफ सबसे बड़े सबूत बन गए। प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट को यह भी बताया कि दोनों की दिलचस्पी कोलंबाइन स्कूल शूटर्स और स्क्रीम हॉरर फिल्मों में बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से बाद में इस पूरे मामले को स्क्रीम मर्डर केस के नाम से जाना जाने लगा। 17 अप्रैल 2007 को ब्रायन ड्रेपर को दोषी करार दिया गया। इसके बाद 8 जून 2007 को टोरी एडमेजिक भी दोषी पाया गया। फिर 21 अगस्त 2007 को यानी वारदात के लगभग 1 साल बाद दोनों को फर्स्ट डिग्री मर्डर के लिए बिना पैरोल के उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा मर्डर की साजिश रचने के मामले में दोनों को 30 साल से लेकर उम्र कैद तक की एक और सजा भी दी गई। जेल ले जाते समय दोनों एक ही गाड़ी में साथ बैठे। पूछताछ के दौरान एक दूसरे पर दोष डालने के बावजूद उस सफर में दोनों आराम से आपस में बात कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कोई दुश्मनी ही न हो। उन्हें जेल लेकर जा रहे लेफ्टिनेंट के मुताबिक रास्ते में दोनों ने उससे कई बार पूछा कि क्या उन्हें छोड़ दिया जा सकता है। उनका कहना था कि वो सिर्फ नासमझ बच्चे थे और उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आने वाले सालों में ब्रायन और टोरी दोनों ने अपनी सजा कम करवाने के लिए अलग अलग अपील दायर की। 2010 और 2011 में उनके वकीलों ने आइडाहो सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग अपील दाखिल की। ब्रायन चाहता था कि या तो उसकी सजा रद्द कर दी जाए या फिर उसे ऐसी उम्र कैद मिले जिसमें 30 साल बाद पैरोल मिलने का मौका हो। वहीं टोरी ने भी अपनी सजा को जरूरत से ज्यादा सख्त बताते हुए उसे कम करने की मांग की, लेकिन उनकी सभी कोशिशें नाकाम रहीं। आखिरकार दोनों की सजा बरकरार रही और इसी के साथ आइडाहो के सबसे चर्चित मर्डर मामलों में से एक का कानूनी सफर भी खत्म हो गया। आने वाले समय में मुमकिन है कि ब्रायन और टोरी के केस पर फिर से कानूनी नजर डाली जाए, लेकिन उनकी उम्र चाहे उस समय जितनी भी कम रही हो, इस केस को संभालने वाले शेरिफ लॉरेन नील्सन का मानना था कि अपने पूरे करियर में उन्होंने जितने भी मामले देखे उनमें यह सबसे डराने वाले मामलों में से एक था। उन्हें आज तक समझ नहीं आया कि आखिर किस चीज ने इन दोनों लड़कों को ऐसा करने के लिए तैयार कर दिया। उनका मानना था कि दोनों इस वारदात में बराबर के शामिल थे। पूरी प्लानिंग पहले से की गई थी और उनके पास आगे निशाना बनाने के लिए दूसरे लोगों की भी एक लिस्ट थी, लेकिन इस पूरे मामले का सबसे दर्दनाक हिस्सा
सिर्फ कैसी की मौत नहीं थी, उसके बाद उसके परिवार ने जो कुछ झेला वो भी कम दर्दनाक नहीं था। कैसी के छोटे भाई एंड्रयू ने बाद में बताया कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। उस घटना के बाद वो कई हफ्तों तक स्कूल वापस नहीं जा सका। बाद में उसने बताया कि पूरे परिवार को इस हादसे के बारे में खुलकर बात करने में भी कई साल लग गए। उधर कैसी के आंटी और अंकल भी इस हादसे से पूरी तरह टूट चुके थे। हत्या से सिर्फ 1 साल पहले ही वो अपने परिवार के साथ व्हिस्परिंग क्लिफ्स वाले घर में रहने आए थे। वो घर उनका सपना था और वो वहां अपने परिवार के साथ नई यादें बनाना चाहते थे। लेकिन उस घटना के बाद सब कुछ बदल गया। घर में नया कारपेट बिछा दिया गया, दीवारों पर दोबारा पेंट भी कराया गया, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों कभी उस घर में वापस नहीं जाना चाहते थे। कैसी के अंकल फ्रैंक कॉन्ट्रेरस ने बाद में बताया कि इस घटना ने उनके परिवार को ऐसा दर्द दिया जिससे वो कभी पूरी तरह बाहर नहीं निकल सके। उनकी पत्नी अपनी नौकरी खो बैठी और गहरे डिप्रेशन में चली गई। घर का खर्च चलाने के लिए फ्रैंक को दूसरी नौकरी करनी पड़ी। सिर्फ दवाइयों पर ही हर महीने लगभग $300 खर्च हो रहे थे। उनके मुताबिक पहले 2 साल सबसे ज्यादा मुश्किल थे। जो घर कभी उनका सपना था वही उनकी सबसे बुरी याद बन गया। इस हादसे का असर परिवार के बाकी लोगों पर भी पड़ा। कैसी की कजन, जिसने सबसे पहले उसकी बॉडी देखी थी, उस सदमे से कभी पूरी तरह उबर नहीं सकी। बाद में उसी सदमे की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसने अपनी जान लेने की भी कोशिश की। परिवार उस घर को छोड़कर नई शुरुआत करना चाहता था। उन्होंने हर साल उस घर को बेचने की कोशिश की, लेकिन 2014 तक भी उन्हें एक भी खरीदार नहीं मिला। आइडाहो स्टेट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक परिवार के हर सदस्य ने उस घर में कुछ ऐसी अजीब घटनाएं महसूस करने का दावा किया जिनकी वो कोई वजह नहीं बता सके। हालांकि बाद के सालों में उस परिवार की हालत कैसी रही, इसके बारे में कोई पक्की जानकारी सामने नहीं आई। जो लोग ब्रायन और टोरी को जानते थे, उनका कहना था कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आम दिखने वाले 2 टीनेजर इतने भयानक अपराध कर सकते हैं। कैसी जो स्टोडार्ट का यह मामला आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।